हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टडी स्ट्रेटजीज़ की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें उसी के ऊपर आज की वीडियो जो है वो शुरू की जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं जो भी आपको मेथड्स बताऊँगी वो मेरे अपने ट्राइड और टेस्टेड मेथड्स हैं। तो कोई भी हवाई चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी, बहुत सिंपल, इजी और प्रैक्टिकल मेथड्स बताऊंगी जिनको आप आज और अभी इसी वक्त से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। तो अगर मैं आपके इस वीडियो में 10 मिनट या 12 मिनट ले रही हूँ तो आई विल मेक श्योर कि एवरी सेकेंड ऑफ दैट टाइम इज़ वर्थ इट। आपने करना ये है कि आपने इस वीडियो को सुकून से बैठकर पूरा देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए, कोई भी क्वेश्चंस, कंसर्न्स या फिर क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पर है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप वहाँ पे मुझे पर्सनली डीएम करके भी पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है, या कह लें कि जो गलती मैंने देखी है, मैं ख़ुद भी ये करती रही हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ पढ़नी है तो आप ये करते हो कि ज़ाहिर बात है आप उसको खोलते हो, आपने खोला चैप्टर और पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अब करना क्या है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि स्टार्ट फ्रॉम द एंड। आपने कोई भी चैप्टर जो पढ़ना है उसको आपने एंड से खोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी गायनी की बुक है, थोड़ी फटी हुई है, सॉरी। तो अगर मैं इसका ये एक चैप्टर देखूं, फर्टिलिटी और बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड है ये, आपने ये करना है कि इस चैप्टर को पूरा देखना है कि ये कितना लंबा है और इसके एंड पे क्या दिया गया है। अब जैसे मैं इसका एंड जो है वो खोल लेती हूँ। हाँ, ये खुल गया इसका एंड। तो अब इसका एंड जो है, इसके ऊपर ये देखिए आपको केस स्टडी जो है वो दी गई है, सिनेरियो दिया गया है। इसके तो एंड पे एक ही है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो बुक्स हैं, आपका जो प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड आपको समटाइम्स चैप्टर्स के एंड पे ज़्यादा क्वेश्चंस दिए होते हैं। या फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप अपने पास्ट पेपर्स देख लो कि पास्ट पेपर्स में इस चैप्टर से जो इसमें टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आ गए हैं। अब उन क्वेश्चंस को आपने हाईलाइट करना है या कहीं पे अलग जगह पे लिख लेना है या इसी चैप्टर के एंड पे लिख लेना है, या उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है उस टॉपिक के ऊपर कि क्या क्वेश्चन दिया गया था, उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपने उस टॉपिक के ऊपर लिख लेनी है। अब दूसरा काम आपने ये करना है, एक बार आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। अब आपने ज़ाहिर है डिसाइड कर लिया, अब आपने ये चैप्टर पढ़ना है। दूसरा मेथड आ जाता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग का। अब स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या है कि आपने इसको सिर्फ ऐसे करके स्किम करना है, पेज वाइज आपने देखना है कि अच्छा इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स का नाम क्या है, कौन से फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। जो भी आपको चीज़ें सिर्फ एक बार नज़र दौड़ाने पे दिखें उसको हम कहेंगे कि हमने स्किम कर लिया है। मैं पर्सनली ये करती थी कि जब भी मैं एक चैप्टर पढ़ने लगती थी तो मैं एक पेज ले लेती होती थी सादा, उसको चैप्टर के एंड पे जो है वो ग्लू से या टेप से चिपका लेती थी और उसके ऊपर जो जो चैप्टर के टॉपिक्स थे, जैसे ये फर्टिलिटी और बर्थ कंट्रोल है तो इसमें डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स दिए गए हैं, टेम्प्रेरी और परमानेंट करके। तो टेम्प्रेरी के अंदर कौन कौन से दिए गए हैं, लाइक फ़िज़िकल मेथड हैं या फिर ड्रग्स हैं या इंजेक्शंस हैं, और परमानेंट मेथड्स के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो मैं उसको इस तरह करके उसकी एक आउटलाइन बना लेती होती थी टॉपिक्स की और टॉपिक्स के अंदर दी गई सब हेडिंग्स की। अब आपको चैप्टर पता चल गया, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स पता चल गए, टॉपिक्स की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी पता चल गई कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ डिस्कस की गई है, एक मेथड है तो उसके अंदर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया गया है, उसके अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये उसकी सब हेडिंग्स हो गई, इन सब को मैं लिख लेती होती थी।
अब जो आखिरी चीज़ है वो रह गई है कि अब उन सब हेडिंग्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ जो लिखी गई है वो हर चीज़, हर लाइन, हर वर्ड तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना। कोई एक आधा फिगर इम्पोर्टेंट होगा, एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट इम्पोर्टेंट होगा, या आपका जो भी स्टडी का कोर्स है या जो भी आपकी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हैं आप उसे पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए। फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पेसिफिक सिनेरियो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब आपने दूसरा काम करना है स्कैनिंग का। अब आपने कोई भी चैप्टर खोला है, उसका एक टॉपिक आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जैसे हाँ, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एसटीडीज़ डिस्कस की गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास गोनोरिया आ जाता है। तो गोनोरिया का उन्होंने सबसे पहले जो है वो हल्का सा एक कह लें कि इंट्रोडक्शन जो है वो लिखा हुआ है। अब ये इतनी सारी कोई 15-20 लाइनों का इंट्रोडक्शन है, तो मैं इसको एक एक वर्ड, एक एक लाइन करके नहीं पढ़ना शुरू कर दूँगी। इसको ऐसे पढ़ूँगी कि मैं हर लाइन के ऊपर 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकूँगी। उसको मैं बस हर लाइन को ऐसे उँगली रख के आप एक स्पीड पे पढ़ सकते हो कि जैसे मैं कहूँ, अच्छा, गोनोरिया इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस नाइटसीर या गोनोरी। तो मैं ऐसे, मैं ये नहीं करूँगी कि अच्छा, इसमें मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड समझ आया है या नहीं आया, अच्छा कौन सा बैक्टीरिया, तो मैं उसको याद करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसको देख रही हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है, और मैं सिर्फ उंगली रख के ऐसे ऐसे एक एक लाइन को जो है वो पढ़ते जाऊँगी, चाहे मुझे उसकी समझ आ रही है चाहे नहीं आ रही है। लेकिन सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन जो है वो स्टिमुलाई को पिक कर रहा होता है, उसे पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी, अच्छा ऑर्गेनिज्म दिया हुआ था, उसका कोई नाम दिया हुआ था। जब आप उस टॉपिक को एक बार रिकॉल करने लगोगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी फ़लाँ जगह पे शायद फ़लाँ कुछ लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, ये आपकी हो गई स्कैनिंग। अब आपने तीसरे नंबर पे उस टॉपिक को समझने की और याद करने की कोशिश करनी है। तो ये सबसे पहली बात थी कि आपने कोई भी टॉपिक खोल के उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना, उसको याद करना और समझना स्टार्ट नहीं कर देना। आपने एक प्लान के अकॉर्डिंग, एक स्कीम और एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना है। अब जब आपको पता चल गया कि कौन सी लाइन में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब आप उसको प्रॉपरली जो है वो समझने की या याद करने की या कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। और पर्सनली मैं इसमें एक और टिप ऐड करना चाहूँगी कि मैं जब करती होती थी तो मेरा ये होता था कि मैं एक बार एक टॉपिक पढूँ तो मुझे जी वो सारा का सारा याद हो जाना चाहिए, और अगर मुझे वो नहीं याद होता था तो आई यूज़ टू गेट वेरी एंक्शियस एंड आई यूज़ टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपका ब्रेन कोई भी चीज़ को रिटेन करने के लिए, उसको याद रखने के लिए, इट नीड्स रेपिटिशन ऑफ दैट थिंग, जिसे हम आगे फॉरगेटिंग कर्व में एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी में हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन आपको अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैं कोई चीज़ एक बार पढ़ूँगा तो वो मुझे याद हो जाएगी, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको याद हो भी जाएगी तो वो आपको सिर्फ कुछ घंटों के लिए या 1 से 2 दिन के लिए याद रहेगी परफेक्टली। अगर आप तीसरे दिन उसे बिना रेपिटिशन किए पढ़ोगे तो आप ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ भूलोगे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आप कोई ना कोई चीज़ भूलते जाओगे, और उसको भूल भूल के उसको दोबारा याद करने से ही आपकी वो चीज़ पक्की होगी और वो आपके माइंड में प्रॉपरली लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन होगी। अब जो दूसरा स्टडी मेथड है उसमें हमारे पास आ जाता है स्पेस्ड रेपिटिशन। तो स्पेस्ड रेपिटिशन हमारे पास होता है कि आई थिंक कि आप लोगों में से कुछ को आइडिया होगा फॉरगेटिंग कर्व के हवाले से। अगर नहीं आइडिया है तो फॉरगेटिंग कर्व का मतलब होता है कि ये एक ऐसे करके कर्व आता है कि जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो मेमोरी है किसी चीज़ को याद रखने की, वो हाईएस्ट होती है उस टाइम पे जब अभी हमने उस चीज़ को फ्रेशली पढ़ा होता है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसमें से कुछ बिट्स एंड पीसेस हमें भूलते जाते हैं। ये एक इंसानी ज़हन की नेचर है। तो आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज़ अगर हम हर चीज़ याद रख सकते हमेशा के लिए तो आई थिंक इट वुड बी मोर हर्टफुल, राइट। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे पास भूलने की कैपेसिटी है, हम बहुत सी चीज़ों को भूल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन पढ़ाई के मामले में आके ये चीज़ हमें थोड़ा सा तंग करती है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम उसको दोबारा पढ़ लेंगे, उसको दोबारा याद कर लेंगे, और वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगी।
तो आपने करना ये है कि आपने कोई भी चीज़ फॉरगेटिंग कर्व के अकॉर्डिंग अगर आज आपने पढ़ी है तो आपने विदिन 24 आवर्स उसको दोबारा से रिपीट करना है। नेक्स्ट डे जब आप अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन लोगे या नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर जो भी आप पढ़ोगे, उससे पहले जो आपने कल टॉपिक या चैप्टर पढ़ा था उसको अपने 10 से 15 मिनट के अंदर एक मोटा मोटा करके जैसे ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेना है। ये जो आपने नोट्स बनाए थे या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखे थे या हाईलाइट किए थे, चाहे सिर्फ उनको पढ़ लें, चाहे सिर्फ एक बार टॉपिक को स्कैन कर लें, उसके डायग्राम्स को देख लें, कुछ ना कुछ आपके जहन में दोबारा से वो रिफ़्रेश हो जाएगा। विदिन 24 आवर्स आपने ये लाजमी करना है। अब ये हो गई आपकी दूसरी रेपिटिशन। अब तीसरी रेपिटिशन आपने 7 दिन के अंदर अंदर करनी है। उसी इस टॉपिक को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गोनोरिया आज पढ़ा था, तो 7 दिन के अंदर अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 6 दिन बाद मैं इसी टॉपिक को दोबारा से पढ़ूँगी और इसको मोटा सा रिवाइज़ करूँगी, कोशिश करूँगी कि क्या मुझे याद आ रहा है, क्या भूल रहा है, क्या नहीं है, जो भी मैं उसको एक बार रिपीट ज़रूर करूँगी। और उसके बाद ये आपका तकरीबन कह लें कि 60 to 75% जो है वो आपकी मेमोरी में वो टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद आप उस टॉपिक को 1 महीने के अंदर दोबारा से रिपीट करेंगे। तो ये आता है मेथड स्पेस रेपिटिशन का, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये हमारे दिमाग के भूलने की जो पोटेंशियल है उसको लेकर बनाए गए हैं। तो अगर वो 24 आवर है तो आपने 24 आवर्स के दौरान ही उसको रिपीट करना है और 7 दिन के दौरान ही आपने करना है। इन टाइम ड्यूरेशंस का आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास तीसरा मेथड है जो बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉमन भी है और सबसे इफ़ेक्टिव है, द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड टू लर्न एंड मेक अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट इज़ लाइफ चेंजिंग, जो कि है फेमेंस मेथड, जिसका मतलब है टू टीच समबडी। जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन समथिंग टू अ 6 years old, दैट मीन्स यू हैव अ टोटल ग्रिप ऑन दैट सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट। तो यही बात है कि आपने उस टॉपिक को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है और इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करनी है कि अगर एक 6 साल का बच्चा भी उसे पढ़े आपसे या समझने की कोशिश करे तो उसे समझ आए। और अगर आप एक 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी थोड़ा बहुत लैक है, अभी भी आपको उसे दोबारा एक बार देखने की, पढ़ने की, खुद से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, पहली बार में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को समझाएं और उसे सब कुछ समझ आ जाए और आप बहुत बड़े कोई साइंसदान बन जाएं। लेकिन अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ें बीच में से भूल रही हैं, तो आप उनको लिख लें, उनको मार्क कर लें कि अच्छा ये चीज़ थी, ये कॉन्सेप्ट थी जो मुझे भूला था, मुझे एक बार इसे दोबारा से देखने की ज़रूरत है, उसे एक बार दोबारा से बुक से रीड कर लें तो ठीक हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट मेथड आ जाता है उसमें हमारे पास आते हैं माइंड मैप्स। माइंड मैप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये बनाने आ जाएं तो आई थिंक इट कैन चेंज योर स्टडी गेम। तो माइंड मैप का मतलब क्या है? आपने माइंड में कोई मैप नहीं बनाना है, आपने पेज पे ही बनाना है। बनाना कैसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक चैप्टर था पूरा मलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ यूट्रस को लेकर। तो ये चैप्टर हमारे पास तकरीबन 2 से 3 सफ़े का था। तो इसका जो माइंड मैप है वो ये है। तो इसको मैंने सिर्फ एक पेज के ऊपर जो है वो लिख लिया है। इसमें जो जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डिस्कस की गई थी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, मैंने उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं हेडिंग्स को इसके साथ कनेक्ट करते हुए उसके नीचे सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लिए। अब जब भी मैं इसको दोबारा पढ़ूँगी तो मैं पूरा चैप्टर नहीं खोल के बैठ जाऊँगी, मैं सिर्फ इस एक पेज को पढ़ूँगी और मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेथड आप ज़रूर अपनाएं, ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। जो भी चीज़ आप पढ़ें उसमें जो भी हेडिंग्स सब हेडिंग्स दी गई हों, कोशिश करें कि उसको एक प्लेन ब्लैंक पेज के ऊपर जो है वो उसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और सारी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स जो हैं वो आप लिख लें।
और ताकि दोबारा से जब आप उसे पढ़ें तो आपको सिर्फ ये एक पेज पढ़ना पड़े, रादर देन कि आप उसका पूरा थ्योरी खोल के बैठ जाओ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आ जाता है वो है एक्टिव रिकॉल। मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था और मैंने एक दो जगह और भी अपने दूसरे चैनल पे भी डिस्कस किया हुआ है, तो आई गेस कि आप वहाँ देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। तो एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आपने जो भी चीज़ पढ़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये यूट्राइन कार्सिनोमा ही पढ़ लिया, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये आता है सारा का सारा, क्योंकि ये मेरे सामने खुला हुआ है, मुझे लग रहा है कि ठीक है, हाँ भाई आ गया, मुझे सब कुछ आता है। जैसे मैंने बुक बंद की, मुझे पता चला कि मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें तो भूल रही हैं, मुझे पता ही नहीं है कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी, इसके अच्छा उसके बाद इसकी सर्जरी का क्या मेथड था, ये कभी रिमूव हो सकता है या नहीं है, इसकी स्टेजेस क्या थी, इसके ग्रेड्स क्या थे, मुझे आइडिया ही नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आपने ये करना है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है आपने बुक बंद कर देनी है और उसको मेंटली रिवाइज करने की कोशिश करना है, बंद करके उसकी हर एक हेडिंग को और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। अगर आप उसको 70-80% तक रिकॉल कर सकते हो बुक बंद करके, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है, तो इट मीन्स कि वो आपको समझ आया। अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते 50-60% से ज़्यादा, तो इट मीन्स कि आपको एक बार उसे दोबारा से रिवीजन देने की और उसको गौर से समझ के पढ़ने की, या जो जो एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको भूल रहे हो उनको एक बार रिवाइज़ करने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी वो एक स्टडी स्ट्रेटजी नहीं है, स्टडी टिप कह सकते हैं आप उसको। फाइंड आउट योर पीक टाइम। हमारा ब्रेन जो है वो एक ही मेंटल एक्टिविटी पे सारा दिन 24 घंटे नहीं रहता, आपको इतना तो अंदाज़ा होगा। कुछ टाइम हम बहुत एक्टिव फील करते हैं, कुछ टाइम हम बहुत लेज़ी, स्लीपी और मतलब डम फील करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो आपने अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है कि दिन के कौन से वक्त, कौन से घंटे में या कितने आवर्स के लिए आप ज़्यादा एक्टिव फ़ील करते हो। आपको लगता है कि जो चीज़ आप सुनते हो, समझते हो, इवन नॉर्मल रूटीन में भी वो हर चीज़ आपको समझ आ रही होती है, आपके मतलब इट्स वेरी इजी टू पिक द इंफॉर्मेशन। आपने वो टाइम को ऑब्ज़र्व करना है। कुछ लोगों के लिए वो टाइम अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो टाइम इवनिंग में हो सकता है 5-6 बजे के बाद का, कुछ लोगों के लिए वो रात का टाइम हो सकता है, कुछ लोग जैसे मैं पर्सनली रात 12 बजे के बाद बहुत एक्टिव और बहुत अवेक फील करती हूँ। तो और बात सिर्फ एक्टिव और अवेक फील करने की नहीं है, बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ें या उसको समझने की कोशिश करें तो आपको समझ भी आए। अगर मैं 12 बजे के बाद अवेक फ़ील करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 2-3 बजे के बाद जो है वो मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ रहे हों, जो कि यूजुअली मुझे नहीं समझ आ रहे होते। तो आपने अपना वो टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। मैं यूजुअली जो भी कॉन्सेप्ट या जो हाई मेंटल इंटेग्रेशन और इंटरेक्शन वाले जो थियरीज़ और कॉन्सेप्ट्स होते थे, मैं उनको शाम के टाइम पढ़ती होती थी, लाइक 6-7 बजे के करीब, क्योंकि उस टाइम पे मैंने खाना खाया हुआ होता था और ब्लड शुगर वगैरह भी ठीक होता है, तो उस टाइम पे जो है वो मतलब मैं अच्छे से उन चीज़ों को पिक कर सकती थी। कोई नई चीज़ लर्न करनी थी तो मैं उसको कर सकती थी। और 12-1 बजे के बाद अगर मैं पढ़ती थी तो मैं सिर्फ जो पिछले टॉपिक्स थे जिनको रिवाइज़ करना था, जिनके कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं, जो मुझे समझ आ चुके हैं, जिनकी सिर्फ रिवीजन है, तो मैं वो चीज़ें करती थी। तो आपने अपना वो टाइम जो है वो पिक करना है कि कौन सा टाइम है जिसमें मैंने नई इन्फॉर्मेशन याद करनी है और कौन सा टाइम है जिसमें मैंने रिवीजन करनी है, और कौन सा टाइम है जिसमें मैंने रेस्ट करनी है और अपने आप को फोर्स नहीं करना टू बर्न आउट कि मैंने बुक पकड़ के बैठे रहना है, चाहे मुझे कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, एंड आई एम जस्ट एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ मेंटली एंड नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू एंड जस्ट गेटिंग टायर्ड. ओके, सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक कि आज की वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है। आई होप एंड आई रियली विश द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, एंड आई विश कि आपको इनमें से मेथड्स जो हैं वो कुछ समझ आएँ और ये आपके लिए काम करें। आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू.
तो उसके अलावा ये है कि अगर आप कोई और स्टडी स्ट्रेटजीज़ मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, जैसे पोमोडोरो हो गया या माइंड पैलेस की टेक्निक है वो आ जाती है, या उसके अलावा स्टडी सेशंस कैसे होने चाहिए, कितने आवर्स के होने चाहिए, स्टडी ब्रेक्स कैसे प्लान करनी है, या फिर ड्यूरिंग स्टडीज़ स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, स्टडी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, या कोई और आपके जो जहन में क्वेश्चंस हैं या आइडियाज़ हैं वीडियोस के लिए, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं उनके ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर बनेगी, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हो, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको प्लान कर सकूँ। उसके अलावा ये है कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है इंस्पो मोटिवेशनल स्टफ़ के हवाले से, जिसके ऊपर मैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, सेल्फ़ लव और रिलेशनशिप वगैरह के हवाले से वीडियोस बनाती हूँ इंग्लिश में। तो अगर आप उसको देखना चाहो तो प्लीज़ चेक दैट आउट, इट्स अ वेरी गुड चैनल। उसके ऊपर स्टडी एडवाइस तो नहीं, लेकिन लाइफ एडवाइस आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। टाइम मैनेजमेंट वगैरह के हवाले से भी कुछ वीडियोस हैं, तो आप ज़रूर उसको देखो। प्लस सेल्फ़ लव के हवाले से ज़रूर उस पे जो वीडियोस हैं वो उनको आप देखो और उनको प्रैक्टिस भी करो। और अगर आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई है या इसमें आपको लगता है कि कोई वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड की है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीबॉडी हु यू थिंक नीड्स इट, बिकॉज़ हम सब लोग यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं। यहाँ पे कोई जेलसी और इस तरह का स्टफ़ नहीं चलेगा। हम सब ने एक दूसरे की हेल्प करनी है। वी आर ट्राइंग टू ग्रो टुगेदर एंड बिकम बेटर टुगेदर in every aspect and area of our life. So that is the purpose of my channel, this channel and the other channel, that I want everybody to become their best versions. So yeah, thank you so much once again for watching my video. Till next time, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।